हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी फाउंडेशन बैच में आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि फाउंडेशन बैच बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। आप सबको बहुत सी चीज़ें समझ में आ रही हैं और मैं समझा पा रहा हूं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आज की क्लास लेने के पहले मैं कुछ बात बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि मेरे पढ़ाने के बाद जैसे ही मैं 1 घंटा पढ़ाऊँ उसके बाद आपको 15 मिनट उस टॉपिक पे रिवीजन करना है। रिवीजन करना है, दिमाग में सोचना है। उससे आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे। फिर उन सवालों को आपको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। यदि आप वो सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे तो अपने आप को लगाए रहना है कि कैसे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक आपका दिमाग तेज नहीं होगा, है ना। तो आपके अपने दिमाग को भी तो बढ़ाना है, तो आप कोशिश करोगे। इस कोशिश में आप गूगल की मदद कर सकते हो, ठीक, या किसी और से भी पूछ सकते हो। यदि तब भी ना समझ में आए तो फिर आप मुझे टेलीग्राम के ग्रुप में मैसेज कर दोगे तो मैं डाउट सेशन वाली क्लास में आपका जवाब दे दूंगा। आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई टॉपिक पूरा होगा तो उस टॉपिक के बाद हम डाउट सेशन की क्लास लेंगे, जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, आपकी सारी क्वेरी पे हम लोग बात करेंगे या कुछ और भी बातें भी करेंगे, है ना। तो इस तरह आपको करना है। फिर बाद में जब सब कुछ हो जाए, आपके सवालों का जवाब मिल जाए, हर चीज़ हो जाए, फिर आपको अपने नोट्स बनाने हैं। आपको अपने नोट्स जरूर बनाने हैं, और ये नोट्स सजावट वाले नोट्स नहीं होने चाहिए, क्वालिटी वाले होने चाहिए। इसमें कंटेंट अच्छा होना चाहिए। पेन चाहे एक ही कलर का यूज करें, क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्र क्या करते हैं, नोट्स को पहचानते किससे हैं, जितने सुंदर लिखे गए हों। 3 तरह के पेन, काला, पीला, नीला, ये सब नहीं करना आपको। केवल एक पेन लिखो, लेकिन अच्छी किताब से, अच्छे से गूगल करके, सर्च करके, अच्छे लोगों से मिल के वो नोट्स बनाइएगा। रही बात मेरे नोट्स की, तो मेरे नोट्स आने में अभी समय लगेगा। साथ में सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स को ये बात ध्यान रखनी होगी कि वो अपने ही नोट्स से पढ़े तो अच्छा है। आपको अपने ही नोट्स प्रभावित करेंगे। जब मैं अपने नोट्स आपको दूंगा तो आप उनको भी अपने नोट्स में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह आपको समझ में आ गया। साथ में आपके मन में अगर कोई शंका हो पढ़ाई को लेकर तो आप बेफिक्र रहिए। आपको मैं एक बात बता दूं कि आप सबसे क्वालिटी वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आपको न विश्वास हो तो मैं जिस भी टॉपिक में आपको पढ़ाता हूं उस टॉपिक को लेकर आप कभी भी गूगल में सर्च कर लीजिए, या यूट्यूब का कोई भी लेक्चर देख लीजिए, या किसी भी अपने दोस्त से पूछ लीजिए जो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा हो। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप बहुत अच्छी चीज़ प्राप्त कर रहे हैं। बस आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझनी है। कई बार फ्री में जो चीज़ें मिलती है ना, हम उसका महत्व तो नहीं समझते। जबकि मैं बता दूं, आप पेड बैच में भी कोई देख लीजिएगा, इससे अच्छा नहीं होगा। तो इसका महत्व तो समझो। और हाँ, जब भी कुछ पढ़ो, समझ में आए तो एक कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आपको समझ में तो आया। एक लेक्चर को तैयार करने में जितना समय लगता है ना, वो पूरा समय का फल मिल जाता है जब आप एक बार मुस्कुरा के कमेंट करते हो। वही मेरे मुस्कुराहट का कारण बनता है बात। तो उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करोगे। आपको उम्मीद है कि मैं सब चीज़ कर दूं, पर आप एक कमेंट भी ना करो, ये उचित नहीं है ना। आपको खुद लगता होगा, कर दिया करिए। तो ठीक, ये सब क्लियर हो गया। चलिए हम चलते हैं। हमने 1919 का एक्ट पढ़ रहे थे। हमने उस एक्ट में पढ़ा था कि भारतीय कांग्रेस लगातार प्रांतीय स्वशासन की मांग कर रही थी। उस स्वशासन के नाम पर ब्रिटिश लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने क्या किया, काम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, केंद्र की सूची और प्रांतों की सूची। प्रांत की सूची को भी 2 भागों में बांट दिया, हस्तांतरित सूची और आरक्षित सूची। फिर हस्तांतरित सूची के मामले में कहा कि जो गवर्नर काम करेगा वो भारतीयों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के माध्यम से सलाह लेकर करेगा। पर वास्तव में आपको पता होना चाहिए कि सारी पावर वायसराय के हाथ में और गवर्नर के हाथों में थी, जो कि भारत के प्रति अकाउंटेबल ना होके ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश सरकार के प्रति अकाउंटेबल थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश लोगों ने कहा था ना कि हम भारतीयों को स्वशासन दे रहे हैं, ऐसा कुछ किया नहीं था, केवल नाम मात्र का काम किया था। अर्थात एक छलावा, एक धोखा था, जिसे अगर लोक भाषा में कहें तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को टोपी पहनाई थी, है ना। जैसे हम लोग भाषा में बोलते हैं ना, टोपी मत पहनाओ, वैसे ही ये था। क्लियर। तो इस तरह चीजें आपको समझ में आ रही। अब चूंकि गांधी जी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में आ चुके थे और लोगों में चेतना का विकास भी हो गया था, तो हम लोगों में एक आक्रोश था, है ना, कि हमें स्वशासन चाहिए। 1919 के एक्ट में एक खासियत और थी कि उस एक्ट में, जो 1919 का एक्ट था, एक बात और कही गई थी कि हर 10 साल में एक आयोग बनेगा।
हर 10 साल में एक आयोग बनेगा और आयोग भारत के संदर्भ में रिपोर्ट देगा। अब आप कहोगे सर ये कौन सी रिपोर्ट की बात हो रही है? तो भाई अंग्रेज क्या कहा करते थे? अंग्रेज कहते थे कि भारत क्या है, राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर है, भारत के अंदर राजनीतिक समझ ही नहीं है। जब भारत वाले कहा करते थे कि हमें आज़ादी दे दो, स्वतंत्रता दे दो, तो कहा करते थे कि आपको तो पता ही नहीं है कि कैसे देश चलाना है, आप तो असभ्य हो, हम आपको सिखा रहे हैं और जैसे जैसे हम आपको सिखाएंगे वैसे आपको धीरे धीरे अधिकार देते जाएंगे। बात समझ में आई है ना? तो वही वो कहा करते थे। मैंने 1919 में भी यही समझाया था आपको पहले की क्लास में, अभी भी। तो उन्होंने क्या किया था, 1919 के एक्ट में ये कहा था कि हम अब आपको अधिकार देने जा रहे हैं, पर ये अधिकार हम आपको एकदम से न देकर धीरे धीरे देंगे, अर्थात आपको सिखाते जाएंगे और फिर उसके बाद हम एक बार रिपोर्ट कार्ड देखेंगे कि आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे, फिर उसके आधार पे हम आपको आगे नए अधिकार देंगे। तो 1919 के कुछ अधिकार मिले हुए थे, आपको पता है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस कह रही थी कि ये हमारे साथ धोखा है। कांग्रेस का एक छोटा सा भाग जरूर उससे संतुष्ट हो गया था, इसी कारण कांग्रेस के फिर 2 भागों में डिवाइडेशन हुआ था। आप देखिएगा, पढ़िएगा, हिस्ट्री का पार्ट है और मुझे हिस्ट्री नहीं, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे बात करनी है, अर्थात राजनीतिक इतिहास पे बात करनी है, तो मैं उस पर कर रहा हूँ। ऐसे कांग्रेस का एक फिर विभाजन हुआ था और 1919 का एक्ट आ गया, वो चलने लगा। जब चलने लगा तो 1927 में एक साइमन कमीशन का गठन किया गया। एक साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश संसद ने किया था। अब आपके मन में सवाल होगा कि 1919 में तो कहा था कि सर 10 साल के लिए गठन करना है, पर ये 1929 में ना हो कि 1927 में क्यों गठन कर दिया गया? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन में 1927 में जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसको लग रहा था कि हम हार जाएंगे, तो उसे लग रहा था कि चूंकि हम हार जाएंगे अब हमारी सरकार रहेगी नहीं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े डिसीजन ले लें। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हर पार्टी अपने आप को बेहतर समझती है। जैसे वर्तमान में कांग्रेस सोचती है हम बेहतर हैं, हमसे देश का भला होगा, और बीजेपी सोचती है हम बेहतर हैं, हमसे देश का भला होगा। तो वैसे ही कंजर्वेटिव पार्टी सोच रही थी कि चूंकि हम बेहतर हैं इसलिए भारत के संदर्भ में जो भी निर्णय हैं हम लोग ले लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। लेबर पार्टी तो बर्बाद कर देगी ब्रिटेन को, ऐसा वो सोचते थे। इस कारण उन्होंने 2 साल पहले ही एक साइमन कमीशन का गठन कर दिया और कहा कि तुम रिपोर्ट दो, हम इस पर काम कर देंगे। भाई चूंकि कंजर्वेटिव पार्टी है तो अपने हिसाब से वो अध्यक्ष बनाएगी उसका आयोग का, तो उसी के हिसाब से रिपोर्ट बनेगी, उसी के हिसाब पे ब्रिटिश संसद काम करेगी। यही सब ना समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब क्या हुआ कि जब भारत आया तो इस आयोग का बहुत विरोध हुआ। गो बैक साइमन कमीशन, वापस जाओ, इस तरह इसका विरोध हुआ। लाला लाजपत राय जी के सर में जो लाठी पड़ी और जिसके कारण वो शहीद हो गए, वो इसी घटना के कारण थे। सबने इसका विरोध किया, केवल कुछ लोग बस इसका विरोध नहीं कर रहे थे, नहीं पूरा भारत इसका विरोध कर रहा था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी लोग इसका विरोध कर रहे थे। अब इसके विरोध का कारण क्या था? इसके विरोध का ये कारण था कि भाई जब ये आयोग भारतीयों के बारे में आ रहा है चर्चा करने, अर्थात भारत के संवैधानिक भविष्य के बारे में चर्चा करने आ रहा है, तो इसमें कोई भारतीय नहीं है, ये कैसी बात? इसमें 7 लोग थे और 7 ब्रिटिश लोग थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि भारत के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं और भारत का ही कोई सदस्य नहीं है? ये वैसे ही बात हुई जैसे मेरे बारे में कोई डिसीजन लेना हो मान लो और मुझी से ना पूछो, तो मैं तो बड़ा अपमानित महसूस करूंगा, बड़ा गुस्सा करूंगा। वैसे ही भारत के संदर्भ में यह था। ब्रिटेन ने अपने आप को बचाने के लिए कहा चूंकि ये ब्रिटिश संसद की आयोग है इसलिए इसमें ब्रिटिश संसद के सदस्य होंगे और भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। पर वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश संसद में 2 भारतीय भी थे। मुझे अच्छे से नाम नहीं याद है, लेकिन एक लॉर्ड सिन्हा करके थे और दूसरे कोई सिकत स्वासल नाम था उनका। 2 लोग थे, उनको शामिल कर लेते। तो इससे यह पता चलता है कि ब्रिटिश वालों की नीयत कभी भी सही नहीं थी। ब्रिटिश वाले बहुत ही स्ट्रेटजिकल काम करते थे। मैं आपको बताऊंगा अभी उनकी कैसी स्ट्रेटजी रहती थी, जो आपको कहीं समझने को नहीं मिलेगा, आज की क्लास में मिलेगा। बस आप शांत होकर सुनते रहिएगा, ठीक? तो इतना आपको समझ में आया। साइमन कमीशन गठित हुआ। जब साइमन कमीशन गठित हुआ तो उसका विरोध होने लगा, मैंने बताया आपको। तो उसका विरोध जब हो रहा था तो भारत में उसका विरोध कांग्रेस कर रही थी सबसे ज्यादा। तो जो उस समय के भारतीय सचिव थे लॉर्ड बिकरहेड,
ठीक है, ये नाम याद मत करिएगा, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ। इनका नाम था लॉर्ड बर्केनहेड। ठीक, तो इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस, तुम लगातार विरोध कर रहे हो हमारे आयोग का, जो हमने साइमन कमीशन गठित किया है, तुम इसका विरोध कर रहे हो, तो एक काम करो, तुम एक खुद आयोग बना लो, एक आयोग तुम ही बना लो, हम देख लें। और कहा एक ऐसा आयोग बनाना जिसमें भारत के सभी वर्ग के लोग शामिल हों। होता क्या था दरअसल, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस कहती थी कि हम पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, मुस्लिम लीग कहती थी कि आप पूरे भारत को नहीं रिप्रेजेंट करते, आप केवल हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हो और हम मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये था, अर्थात मुस्लिम लीग कहा करती थी कि जो कांग्रेस है वो केवल हिंदुओं की पार्टी है और मुस्लिम लीग मुस्लिमों की पार्टी है, इसलिए मुस्लिमों के बारे में कोई भी अगर बात करेंगे हम तो हम करेंगे, और कांग्रेस करेगी तो केवल हिंदुओं के बारे में, ऐसा वो कहा करती थी। और इसी का फायदा कौन उठाता था? इसी का फायदा ब्रिटिश उठाते थे, इसी का फायदा ब्रिटिश उठाते थे, क्योंकि ब्रिटिश से जब कोई कांग्रेस मांग करने जाती थी ना, तो बोल देते थे कांग्रेस को कि ये तुम पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए कोई कांग्रेस की बात को इग्नोर कर देते थे, ऐसा था। तो फिर लॉर्ड बर्केनहेड ने यही सोचा कि हम एक बार इनको कह देते हैं कि आप एक ऐसा संगठन बनाओ, एक ऐसा आयोग बनाओ जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता हो। उसको ऐसा लगा होगा लॉर्ड साहब को कि ये नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं था। मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ। उस आयोग में सभी दल के लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे, हिंदू महासभा के भी थे, और उसमें हरिजन समाज के लोग भी थे, उसमें मुस्लिम लीग के भी लोग थे, कुरैशी साहब और अली इमाम साहब थे, उसमें मोतीलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस से थे, हिंदू महासभा से जयकर व अड़े जी थे, है ना। तो सब दलों से थे। जब आप पढ़ेंगे इसको तो समझेंगे। फिर नेहरू रिपोर्ट आई, उस आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की, उसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। उस रिपोर्ट का भारतीय संवैधानिक इतिहास में बड़ा महत्व है। उस रिपोर्ट ने कहा, सबसे पहली बात उस रिपोर्ट ने जो कही, नेहरू रिपोर्ट पढ़ना जरूरी है, ठीक है, जो काम की बात है मैं उससे बता रहा हूँ। उस नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। इस नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि पहली बात तो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। क्या कहा कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? देखिए, भारतीय कांग्रेस कभी पूर्ण आजादी की मांग नहीं की उस समय तक। वो कहा करती थी कि हम ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत रह के ही काम करेंगे, लेकिन हमें हमारे आंतरिक मामलों में आज़ादी दो, अर्थात हम जो भी काम करेंगे वो उसमें ये रहेगा कि वो ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत ही है, पर हम अपने तरीके से करेंगे। इस तरह का ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ था आज़ादी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज यहाँ नहीं चाहते थे कि हम कंट्रोल कर पाएंगे, या यहाँ अंग्रेजों की क्षमता नहीं थी, वहाँ उन्होंने दे दी थी आज़ादी, पर कुछ तो रह जाए, तो इसलिए वो कहा करते थे कि आप ब्रिटिश सम्राट का नाम यूज करते रहना, ताकि हमारा जो सर्वशक्तिमान होने का गौरव है वो बना रहे। तो हम भी यही कह रहे थे कि भाई आप भारत से चले जाओ, या अपने एक दो अधिकारी छोड़ जाओ जो बड़े हैं, वायसराय टाइप, लेकिन आप आंतरिक मामलों में हमको आज़ादी दे दो। ये वैसी कहानी है जैसे मान लो कोई घर है, तो घर में कोई बच्चा कह रहा है कि पापा हमें मेरे रूम में आज़ादी दे दो, बस बाकी आप पूरे घर में रहो, हमारे रूम में हमें आज़ादी दे दो, हम सदैव जो भी करेंगे आपके नाम से करेंगे, पर क्या करेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये है डोमिनियन स्टेट। समझ में आया? नहीं आया होगा तो फिर बता दूंगा। इस तरह आपको समझ आया? तो नेहरू रिपोर्ट की पहली मांग थी कि हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। क्लियर? अब कहोगे डोमिनियन स्टेट के बाद दूसरी क्या मांग थी? दूसरी मांग थी कि इन्होंने कहा था कि हमें केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन मिले, अर्थात जो केंद्र में सरकार बने वो पूर्ण उत्तरदायित्व हो उसको। आपको पता है कि जो वायसराय होता था केंद्र में, वो किसके प्रति उत्तरदायित्व रखता था? वो रखता था सम्राट के प्रति, जबकि नेहरू रिपोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो, वायसराय हो या जो भी हो, वो किसके प्रति उत्तरदायित्व हो? भारतीय जनता के प्रति हो, है ना। तो दूसरी मांग थी। साथ में ये भी कहा कि रियासतों को भारतीय संघ या केंद्र के अधीन लाया जाए। रियासत कैसे? मतलब उस समय जैसे मान लो प्रांत हो गए, ये प्रांत तो किसके अंदर में आ रहे हैं? ये सीधे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ रियासत भी होती थी, जैसे जम्मू कश्मीर रियासत, हैदराबाद रियासत। इस रियासत में क्या होता था कि ये रियासत ने मान लिया था कि सम्राट हमारे सुप्रीम है,
पर इस रियासत के अंदर क्या होना है इसमें ब्रिटिश कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। क्लियर? अर्थात जैसे मान लो जम्मू कश्मीर रियासत है तो इस रियासत के जो महाराज हैं वो सम्राट को सुप्रीम मानेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या होना है इस मामले में सम्राट भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ये आराम से अपना काम करेगा। एक प्रकार से दोनों के बीच में समझौता था कि हम आपको मालिक तो मान ले रहे हैं लेकिन हमें अपने घर में अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से रहने दो। तो ऐसे दो थी, एक रियासत थी और दूसरे प्रांत थे। ठीक, तो प्रांत में तो ब्रिटिश या वायसराय या गवर्नर का अधिकार रहता था लेकिन रियासत में नहीं रहता था। तो ये कहा गया नेहरू रिपोर्ट में कि रियासत को भी अंतर्गत लाया जाए ताकि वहां के लोगों को भी लोकतंत्र जैसे प्रगतिशील मूल्यों में जीने का मौका मिले, वो लोग राजतंत्र में शोषित ना हो, क्योंकि कांग्रेस ऐसा मानती थी कि संपूर्ण भारत एक है। क्लियर? साथ में यह भी कहा कि जो सबसे महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है कि सांप्रदायिक आधार पे निर्वाचन ना हो। जो सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन मंडल 1909 में आए थे उनको रोक दिया जाए। जैसे ही ये बात बोली नेहरू रिपोर्ट ने, तुरंत इसका मुस्लिम लीग विरोध करने लगी और जैसे ही मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया तो जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग अलग रख दी। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ हिस्ट्री के, क्योंकि पूरी हिस्ट्री नहीं मुझे पढ़ानी, केवल मुझे टच लेना है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह नेहरू कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या हुआ, विभाजन हो गया और मुस्लिम लीग ने एक अलग 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत कर दी। इस बात का लॉर्ड बिकनहेड ने फायदा उठाया। उसने कहा देखिए कांग्रेस, हम आपको कहते थे ना कि आप पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप बेफालतू की जबरदस्ती कर रहे थे, इसलिए अब अपनी चुपचाप से रिपोर्ट किनारे फेंक दो और केवल बात किसकी मानो, हमारे साइमन कमीशन की। तो भाई साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, है ना, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, अब उस रिपोर्ट पे बात करने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुआ। आप कहोगे ये कैसे? तो ये देखो कि जैसे कोई टीचर है और ये कोई स्टूडेंट है, तो जैसे स्टूडेंट पेपर देता है तो टीचर रिपोर्ट देता है, और जैसे ही टीचर रिपोर्ट देता है तो इस रिपोर्ट पे बात करने के लिए पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, जिसमें क्या होता है, फिर रिपोर्ट को लेकर बच्चे में और टीचर में और उसके पिताजी के बीच में क्या होती है, वार्ता होती है ना। रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है कि आपके बच्चे के नंबर कम आए तो क्यों आए, आगे क्या करना है, होती है ना पेरेंट्स मीटिंग। वैसे ही गोलमेज सम्मेलन में मान लो एक पेरेंट्स मीटिंग था, क्योंकि साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी थी। अब इस रिपोर्ट पे क्या करनी थी, वार्ता होनी थी, और इस रिपोर्ट पे जो वार्ता करनी थी उसी के आधार पे भारत के संविधान का भविष्य निर्धारित होता। तो ऐसे ही हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन लगातार हुए, फिर इस गोलमेज सम्मेलन का भी निष्कर्ष निकाला गया और उसके आधार पे एक रिपोर्ट बनाई गई, और इस रिपोर्ट के आधार पे एक कानून बनाया गया। उस कानून का नाम था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक पहुंचने के लिए अभी तक मैंने जो बताया आपको वो था, भारत शासन अधिनियम आ गया। इसको 1935 में लाया गया, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया, और ये कानून के 14 भाग थे और 321 इसमें धाराएं थी। अब आप समझ जाओ ये कानून कितना विशाल था, क्योंकि ये कानून एक प्रकार से संविधान था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था। भारतीयों ने नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था। किसके आधार पे? साइमन की मिशन की रिपोर्ट के आधार पे, गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसके आधार पे एक कानून बनाया गया था। यही कानून भारत का उस समय संविधान था। अब इस कानून को पढ़ना जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि क्या विकास हुआ होगा। और आपको पता है इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कांग्रेस है, और कांग्रेस 1919 के एक्ट का विरोध कर रही थी, और वो क्या कह रही थी, हमको स्वशासन चाहिए प्रांतीय स्तर में। तो इस कानून में उस बात को स्वीकार कर लिया गया। क्योंकि 1919 में जो स्वशासन की बात की गई थी वो द्वैध शासन के अंतर्गत दिया गया था, और द्वैध शासन में क्या था, गवर्नर 2 तरह से काम करता था। आवश्यक मुद्दों पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से काम करता था, वह जो साधारण विषय होते थे उसमें चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा काम करता था। परंतु जो गवर्नर था वो वायसराय के प्रति अकाउंटेबल था, अर्थात एक तो जरूरी विषय में काम करने का भी पावर नहीं था, ऊपर से वह पूरी तरह से फ्री था भारतीयों से, है ना। वो असली में सम्राट के प्रति ही अकाउंटेबल था। बातें समझ में आ रही ना आपको? थोड़ी मुझे लगता है कहीं ना आ रही हो तो आप बता देना।
मैं अगली क्लास में फिर इसको रिफाइन करके आपको बता दूंगा सरल तरीके से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना अब आपका इतना तो बौद्धिक स्तर बढ़ ही गया है कि अब आपको हर बात समझ में आएगी, क्योंकि कोर्स भी तो खत्म करना है ना। तो इस तरह चीजें समझ में आई। अब इसमें क्या है, ये कानून क्या था ये समझिए, ये कानून का बैकग्राउंड समझ में आ गया। तो इस कानून ने कहा कि चलो हम आपको प्रांतीय स्तर पे स्वशासन देते हैं, और इस कानून ने कोशिश की कि भारत को प्रांत के स्तर पे पूर्णतः स्वशासन दे दिया जाए, अर्थात अब जो प्रांत में सरकार होगी वो पूर्णतः उत्तरदायित्व वाली सरकार होगी, वो भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उसका उत्तरदायित्व होगा। जैसे वर्तमान में जो हमारी सरकार है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व रखती है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं अर्थात सांसदों के प्रति, संसद के प्रति। क्लियर, कि संसद में कौन है, चुने हुए लोग गए हैं, और सरकार इसी के प्रति क्या है, अकाउंटेबल है। क्लियर हो गया यहाँ से। ऐसे ही सरकार चाहते थे हम, तो ऐसे ही सरकार की डिमांड पूरी हुई इस एक्ट के द्वारा। तो चलिए इस एक्ट के प्रावधान पढ़ते हैं। इस एक्ट का पहला प्रावधान है कि प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी, अर्थात प्रांत में क्या होगा, अब गवर्नर होंगे, गवर्नर के नीचे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, और क्या होगा, कुछ चुने हुए लोग होंगे। तो गवर्नर सारा काम इन चुने हुए लोगों के द्वारा करेगा या इसके द्वारा भी करेगा, तो ये भी इसके प्रति अकाउंटेबल होंगे। अर्थात ये जो संस्था है, ये संस्था इन दोनों से सवाल पूछ सकती है। ठीक, अब सवाल पूछने का मतलब ये है कि इस संस्था के पास पावर आ गया। जैसे संसद वर्तमान में सरकार सवाल पूछ सकती है ना, ठीक है, और इस संस्था के मंत्रियों के पास भी अब पावर आ जाएगा, क्योंकि वही गवर्नर को पावर देंगे। जैसे वर्तमान में राज्यपाल अपने मन से बहुत कम काम कर सकता है, या कहिए कुछ नहीं कर सकता, सारा काम किसके प्रति कैसे करता है, जो मंत्री सलाह देते हैं, है ना। तो वैसे ही कुछ स्थिति हो गई थी 1935 में। प्रांतों में हुआ था कि अब गवर्नर को चुने हुए मंत्रियों की सलाह पर काम करना होगा। बात समझ में आई। और जो द्वैध शासन था ना, जो दो लिस्ट बना दी थी टी और आर, ये खत्म कर दिया, क्योंकि अब सारे विषय पे हो गया काम। क्लियर, ये सबसे बड़ी इसकी खासियत थी। साथ में क्या हुआ कि इसी में कहा गया कि एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा। अखिल भारतीय संघ, ये क्या होता है ना। चूंकि आपको पता है कि उस समय क्या था, प्रांत थे और रियासत थी, है ना। अर्थात ये मान लो रियासत हो गई, ये प्रांत हो गए, कई सारे, कई रियासत थी, कई प्रांत थी। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब एक भारत की संकल्पना को हम बनाने जा रहे हैं, अर्थात प्रांत और रियासत मिलकर एक भारत का निर्माण करेंगे। ये होगा इंडियन फेडरल, अर्थात अखिल भारतीय संघ। इसमें क्या कहा गया कि जो प्रांत है ना, ये तो ब्रिटिश के अंतर्गत पहले भी थे, तो कहा इन प्रांत को तो शामिल होना जरूरी ही जरूरी है। जो अखिल भारतीय संघ बनेगा उनमें इन प्रांत का तो शामिल होना जरूरी है, पर रियासत इसमें अपने मन से आएंगी। रियासत पे कोई बाहरी दबाव नहीं रहेगा, रियासत की अगर इच्छा होगी तो वो आएंगी। ऐसा इसलिए कहा था ब्रिटिश सरकार ने कि एक अखिल भारतीय संघ की हम संरचना करेंगे, उसमें प्रांत भी होंगे और रियासत भी होंगी। क्योंकि रियासत क्या थी, रियासतें लगभग अंग्रेजों के प्रति बड़ी लॉयल थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेजों के कारण ही हम क्या हैं, राजतंत्र के रूप में बने हुए हैं। अंग्रेज उन्हें डरवा दिया करते थे। अंग्रेज कहते थे कि अगर आप हमें नहीं मानोगे, है ना, अंग्रेज कहते थे रियासत से कि जैसे मान लो ब्रिटिश है, ब्रिटिश अंग्रेज हो गए, ये कहा करते थे रियासत से कि देखो जो कांग्रेस है ना, ये कांग्रेस राजतंत्र की दुश्मन है, अर्थात राजाओं को खत्म कर देती है। तो रियासत वालों ध्यान से सुनो, जब तक हम हैं तभी तक तुम हो, जैसे ही हम गए और जैसे ही कांग्रेस का शासन हो गया तो तुम भी खत्म हो जाओगे। तो रियासत ना बहुत डरा करती थी, रियासतों को लगता था कि कांग्रेस कभी मजबूत ना हो, इसीलिए। और अब ब्रिटिश सरकार ने क्या नियम लगाए, एक अखिल भारतीय संघ लाएंगे जिसमें रियासत होंगी और प्रांत होंगी। क्योंकि क्या होगा, अब कांग्रेस को टक्कर देने के लिए भारतीय ही और आ जाएंगे और राजा होंगे, है ना। यहाँ भी मान लो कहीं कोई बात करेगी कांग्रेस, तो रियासत वाले जो हेड होंगे उसका विरोध करेंगे, और इस तरह हम फिर बने रहेंगे, क्योंकि हम कह देंगे कि भाई तुम दोनों सुलझ लो, हम क्यों बीच में आए। बात समझ में आ रही। तो वही फूट डालो और राज करो, इधर भी था उनका, यही स्ट्रेटजी होती थी, बस समझ लीजिए आप। लेकिन अखिल भारतीय जो संघ की उन्होंने संकल्पना की थी वो कभी आई नहीं आज तक,
क्योंकि रियासत कभी नहीं चाहती थी कि वो संघ में शामिल हो, क्योंकि उन्हें लगता था कुछ ना हो लेकिन पावर जरूर कम हो जाएगी हमारी, इसीलिए कभी वो इस सब में नहीं आई। साथ में इसी कानून में क्या किया गया, 3 विषय बना दिए गए। क्योंकि आपको पता है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। जब अखिल भारतीय संघ होगा तो कुछ मुद्दे संघ के होंगे, कुछ मुद्दे प्रांत के होंगे, कुछ मुद्दे दोनों से संबंधित होंगे। तो पहली बार कहा गया कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की स्थापना की गई। जैसे मान लो आपके घर में कुछ काम आप मतलब पिताजी हैं और वो बेटों को बांट दिया है, तो क्या हुआ, विषय को बांट दिया ना, कि इस मामले में मैं निर्धारण करूंगा काम का और बाकी तुम मामलों में स्वतंत्र हो। वैसे ही जो भारत के पूरे मुद्दे थे उनको 3 भागों में बांट दिया, केंद्र के मामले में, राज्य के मामले में और समवर्ती के मामले में। ये सब आपको पता होगा, ये बहुत बेसिक बात है, इनमें कोई नई बात नहीं है ना, क्योंकि भारत एक संघ के तौर पे अब निर्माण होने वाला था तो ये करना भी जरूरी था। पर आपको पता होगा कि चूंकि अखिल भारतीय संघ कभी वास्तविक रूप में नहीं आ पाया, क्योंकि रियासत ने कभी सहयोग नहीं किया, इस कारण ये विषय सूची भी ऐसे ही रह गई। अब देखिए 1935 का अधिनियम बन तो गया था, पर उसके कौन कौन से भाग अप्लाई हुए, कौन कौन से नहीं हुए, ये अलग बात है। 1935 में कहा गया था कि एक रिजर्व बैंक की स्थापना होगी, साथ में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना होगी, फिर राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्र लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग जैसे 3 संगठन की निर्माण होगा। कई तरह के 1935 में बात की गई थी। जब आप बुक्स पढ़ोगे तो उसमें समझ लोगे। अब मैं एक एक बात बताने लगूंगा तो लंबा समय जाएगा और जो जरूरी बात है वो छूट जाएगी। इसीलिए चलिए 1935 को आपने समझा क्या हुआ कि पहली बार प्रांतों में पूर्ण रूप से एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई, फिर हर प्रांत में चुनाव हुए। ठीक, याद रखिएगा ये चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर हुए थे, पर इसमें जो निर्वाचन अधिकार मिला हुआ था वो सभी को नहीं मिला हुआ था। अर्थात जैसे आज की डेट में 18 साल से कोई भी बड़ा है उसको मिल जाएगा, ऐसा नहीं था। उस समय केवल सीमित लोगों को मिला हुआ था और लगभग ये मान के चलिए 13% लोगों को बस मिला हुआ था। फिर चुनाव हुए, चुनाव के बाद वहाँ सरकार बनी और सब कुछ अच्छा चलने लगा। पर एक समय ऐसा आया कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे वो भड़बड़ा गए और उन्होंने कहा कि हमें भारतीयों का सहयोग जरूरी है। होता क्या है दरअसल कि ये मान लो भारत है, ठीक है, और यहाँ मान लो जापान है। आपको पता होगा कि जापान ब्रिटेन के खिलाफ था, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, है ना, क्योंकि ब्रिटेन कहाँ था, मित्र राष्ट्र में था और जापान धुरी राष्ट्र में था, है ना, जापान जर्मनी साथ में थे। तो क्या हुआ कि यहां जर्मनी मान लो, तो अब युद्ध चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या होता है कि जर्मनी ने वहां तबाही मचा दी थी ब्रिटेन के खिलाफ, मतलब ब्रिटेन बिल्कुल हारने लगा था। साथ में यहां भी जापान ने पूरी तबाही मचा के रखी थी, तो ब्रिटेन वालों को डर लगने लगा। साथ ही ब्रिटेन वालों को यह उम्मीद थी कि अब भारतीय हमारा सहयोग करें, है ना, अर्थात हमारा सहयोग करें। बात समझ में आ रही। साथ में जो अन्य विदेशी शक्तियां थी जैसे यूएसए, जैसे चीन, जैसे और बड़े राष्ट्र, तो इन्होंने ब्रिटेन में दबाव डाला। उन्होंने कहा, ब्रिटेन से कहा कि देखो अभी भारतीयों का साथ जरूरी है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है और हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए इंडियंस का साथ जरूरी है और साथ देने के लिए उनको कुछ रियायत दो, अर्थात फिर से कोई लॉलीपॉप दो, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस कह रही थी इधर पे कि हम जब तक साथ नहीं देंगे तब तक, जब तक आप हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने के लिए पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, अर्थात हमको अब पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए। डोमिनियन स्टेटस मैंने आपको बता ही दिया है। तो भाई कांग्रेस कह रही थी कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, है ना, अगर आप इसको हमें स्वीकार कर लोगे, साथ में हमें एक संविधान सभा भी चाहिए। और वो संविधान सभा कौन सी होगी, भारतीयों द्वारा नियुक्त होगी, अर्थात जो भारतीयों द्वारा बनी होगी। क्योंकि हम यही चाहते थे कि हम अपना रूल बुक, अर्थात अपने नियम हम खुद बनाएं,
हमारे नियम कोई दूसरे देश की संस्था ना बना दे। जैसे अभी तक जो 1935 का अधिनियम एक संविधान की तरह काम कर रहा था, उसको ब्रिटिश संसद ने बनाया था, लेकिन हम चाहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें खुद अपना संविधान बनाना है, हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा चाहिए। ये दो मांगे मेन मांग थी। क्लियर? अब इन दो मांगों को लेकर भारत वाले ब्रिटेन से समझौता चाहते थे। ब्रिटेन से चाहते थे कि तुम एक बार हमें ये मांग मान लो हमारी, हम तुम्हारा साथ दे देंगे। और ब्रिटेन पहले क्या सोच रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं, हम बिना साथ के जीत जाएंगे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ब्रिटेन को डर लगने लगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने लगा, तो भाई फिर ब्रिटेन ने ये मांग ली, और उसको कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा? अगस्त प्रस्ताव में केवल उस समय के वायसराय ने बोल दिया, लिनलिथगो ने बोल दिया कि भाई ठीक है, आप हमारा साथ दे दो, हम एक संविधान सभा बनाएंगे जो भारतीयों द्वारा नियुक्त होगी, साथ ही में डोमिनियन स्टेटस का दर्जा भी दे देंगे, अर्थात हम केवल अपना नाम चाहेंगे, हमारे सम्राट के नाम से काम करना, हम सब छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा कुछ माहौल था। बात समझ में आई? तो इस तरह का जो माहौल था कुछ तैयार हुआ और अगस्त प्रस्ताव आ गया। ये पहली बार ब्रिटिश द्वारा भारतीय संविधान की मांग को स्वीकार किया गया। यह क्वेश्चन बन सकता है। 1940 के बाद क्या होता है, क्योंकि ये केवल बात बोलती थी उस समय के गवर्नर जनरल ने, लेकिन भारतीयों ने कहा कि हमें कैसे भरोसा करें, हमें तुम्हारी बात का भरोसा ही नहीं, तुम इतनी बार धोखा दे चुके हो, तो कुछ और चीजें लाओ हमारे सामने, तब हम करेंगे। तो वहां की सरकार के ऊपर और दबाव पड़ने लगा, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने और दबाव डाला कि भाई भारतीयों को सहयोग लो, क्योंकि जापान लगातार भारत के पास पहुंच रहा था। तो इस तरह, क्योंकि जापान भारत में भी हमला कर सकता था, क्योंकि उस समय भारत क्या था, एक ब्रिटिश क्षेत्र बना हुआ था, तो जापान हर उस क्षेत्र में हमला करता जहां ब्रिटिश थे। तो बहुत तेज ब्रिटिश में घबराहट हो रही थी। उन्होंने कहा हमें भारतीयों का सहयोग जरूरी है। इस कारण उन्होंने एक क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन 1942 में। अब क्रिप्स मिशन 1942 में भेजा कि जाके तुम भारतीयों से बात करो और उन्हें विश्वास दिलाओ कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। तो क्रिप्स मिशन आए, ये महोदय आए, ये जवाहरलाल नेहरू जी के दोस्त भी थे, इसीलिए और भी भेजा था। ये जब महोदय आए तो इन्होंने कहा भारत से कि चलो हम तुम्हारी डोमिनियन स्टेट्स की बात स्वीकार कर लेंगे, साथ ही में हम तुम्हारी संविधान सभा की भी मांग पूरी कर देंगे, बस तुम आज युद्ध में हमारा साथ दे दो। और ये भी कहा कि ये दोनों मांग तब स्वीकार होंगी, कहा कि ये दोनों मांग तब स्वीकार होंगी जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों इसमें सहमत होंगे। अर्थात जो क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जब दोनों लोग सहमत होंगे तभी हम संविधान सभा और डोमिनियन स्टेट वाला काम करेंगे। तो ये कहा, तो क्रिप्स मिशन ने ये शर्त लगा दी। देखो अभी भी ब्रिटिश वाले यही चाहते थे, ब्रिटिश या इंग्लैंड यही चाहती थी कि किसी तरह भारतीयों को बेवकूफ बना दे। तो ये चाहते थे कि हम वादा कर देंगे, और वादा करने में शर्त भी लगा दी। शर्त क्या कि ये शर्त थी कि ये वादा तभी पूरे होंगे जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट को स्वीकार करें। अब ब्रिटिश क्या किया करते थे मैं बताऊं, एक तरफ से मुस्लिम लीग को क्या कहा करते, भड़काते थे, और दूसरी तरफ से सामने क्या कहते थे कि दोनों स्वीकार करें। और यहां मुस्लिम लीग को क्या कह दिया होगा, कान में बात कह दी होगी, तुम स्वीकार मत करना, भी तुम और नई डिमांड करना, हम फिर तुम्हें दूसरी तरह से काम करेंगे। अर्थात ये दोनों अलग से मिली भगत चलती थी ऐसे। और जिन्ना भी क्या करते थे, ब्लैकमेल करते थे। कुछ बात समझ में आ रही, कहानी ये समझ में आ रही क्या थी? ये कहानी यही थी कि जैसे मान लो कोई एक सीनियर है और उसके दो जूनियर हैं, ठीक। अब सीनियर कोई भी कहे कि चलो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले चलूंगा, पर एक शर्त पे दोनों चलो। और साथ में सीनियर इस जूनियर के कान में यह भी भर देता था कि तुम चलना मत, तुम्हें मैं अलग से और अच्छा खाना दूंगा। तो ये दोनों आपस में कभी सहयोग ही नहीं कर पाएंगे। और बाद में सीनियर क्या बोल देगा कि देखो यार तुम दोनों साथ ही नहीं चल रहे तो मैं कैसे चलूं। और इस तरह में किसका नुकसान होता था, इस जूनियर का नुकसान होता था, जबकि ये जूनियर बहुत सही था, तो हमेशा हमेशा इसका नुकसान हुआ। इस तरह आपको चीजें समझ में आ गई। ऐसे ही कुछ ब्रिटिश लोग करते थे।
अब अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया, क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्रिप्स मिशन के बाद क्या हुआ कि वहाँ भाई 1945 में पहुँचते हैं। अब 1945 में क्या होता है, वहाँ पर जो सरकार थी, देखो एक तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, ब्रिटेन बिल्कुल कमजोर हो गया था, बिल्कुल कमजोर, धराशायी, पूरा यूरोप कमजोर हो चुका था। तो ब्रिटेन की तो बात छोड़ो, अब साथ में भारत में भी ब्रिटेन बहुत कमजोर हो गया। अर्थात आप देखो, ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह होने लगे थे, उसकी सेना ही उसके खिलाफ विद्रोह करने लगी थी। तो अंग्रेजों को अब ये लगने लगा था कि हम भारत में अब नहीं रह सकते, अब हमारी क्षमता नहीं है। एक तो हम पहले भी कमजोर हो गए हैं, साथ में भारत के अंदर भी अब हमें कोई इतनी इज्जत नहीं मिलती, लगातार हमारे खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, अब हमारी सेना भी हमारा साथ नहीं दे रही, जो पहले हमेशा हमारी बात मानती थी। ठीक इसी तरह वहाँ चुनाव होते हैं 1945 में, और वहाँ लेबर पार्टी की सरकार बनती है। लेबर पार्टी के हेड रहते हैं उस समय एटली, तो एटली जी प्रधानमंत्री बनते हैं। और जैसे ही ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये अपने मन में बना लेते हैं कि अब भाई एक काम करना है, भारत से हमको बाहर निकलना है। पर सवाल ये है कि भारत से बाहर कैसे निकलेंगे। तो ब्रिटिश ये चाहता था कि हम इस तरह से भारत से बाहर निकले कि हमारी बदनामी ना हो, तो एक थोड़ी अच्छा माहौल तैयार कर दे भारत में, फिर हम भारत को छोड़ देंगे। कुछ ऐसा इन्होंने दिमाग लगा लिया था। ठीक, जैसे ही ये काम होता है तो एटली जी एक कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं, कैबिनेट मिशन, है ना। इसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग आते हैं और तीनों लोग आके सभी पार्टियों से बात करते हैं कि बताओ क्या करना है। जैसे मुस्लिम लीग हमेशा बात करती थी कि मुझको अलग रहना है, हमें नहीं शामिल होना भारत में, हम अलग देश की मांग करेंगे, तो उसकी भी मांग स्वीकार की। कांग्रेस की मांग को भी देखा कि क्या है, तो सभी लोगों से बात किया, गांधी से बात किया। इस तरह जब बात की तो बाद में इन्होंने रिपोर्ट पेश की। तो देखिए इनकी रिपोर्ट बहुत बड़ी, हम उतना नहीं पढ़ेंगे, हम जो भारतीय संविधान से मतलब रखती है बस उसको पढ़ेंगे। तो इन्होंने 2 बातें कही। पहली बात कही कि संविधान सभा तो बनेगी, संविधान सभा बनेगी, ठीक, इन्होंने कह दिया भारतीयों द्वारा बनेगी। साथ में एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनेगी, अंतरिम सरकार। मेरी बात समझ में आई। अब अंतरिम सरकार क्या होती है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अभी बस समझ लीजिए कि संविधान सभा के लिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि हमें संविधान सभा पढ़ना है ना। अंतरिम सरकार बस इतना मैं बता दे रहा हूं कि जब कोई काम बहुत कम समय के लिए किया जाता है ना, या अस्थायी रूप के लिए, तब उसको इंटरिम बोला जाता है या अंतरिम। जैसे मान लो कि कोई ये घर है, ठीक, ये घर मान लो मेरा था, मतलब वाई का घर था। अब वाई ने इस घर को बेचा किसको, जेड को, लेकिन बीच में 1 महीने के लिए इस एक्स को रख दिया, क्योंकि तुम घर की केयर करना, अभी जेड को आने में समय है। तो ये हो जाएगा इंटरिम, एक प्रकार से कुछ थोड़ी समय के लिए एक जुगाड़ पानी कर देना, है ना। तो वैसे ही ब्रिटिश वाले चाहते थे कि भारत में भी एक ऐसी सरकार बना दें जो हमारे जाने तक रहे, और जैसे ही हम लोग निकले तो ये सरकार स्थायी हो जाएगी फिर, या कुछ भी करे वो भारतीयों का मामला है। कुछ ऐसा हो चुका था, क्लियर। तो ऐसी ही घटना हो गई थी। अब संविधान सभा की मांग स्वीकार कर ली, और इसकी मांग को कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कुछ तो अच्छा मिला। देखिए अब संविधान सभा कैसे बननी थी इस पर बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि संविधान सभा बनेगी, लेकिन संविधान सभा कैसे बनेगी ये सुन लीजिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हर 10 लाख में एक आदमी नियुक्त किया जाएगा, एक आदमी नियुक्त संविधान सभा के लिए, क्लियर। जैसे मान लो अगर भारत में 20 लाख जनसंख्या है तो 2 लोगों की संविधान सभा बनेगी। यदि भारत में 100 लाख जनसंख्या है तो 10 लोगों की संविधान सभा बनेगी, क्लियर। तो ये डिसाइड किया रेशियो, इन्होंने बताया कि कैसे होना है। ये सब फैक्ट रट लेना, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में कहा कि जो लोग चुने जाएंगे वो 3 आधारों पे चुने जाएंगे, अर्थात 3 वर्ग में बटे होंगे। एक हिंदू वर्ग, दूसरा मुस्लिम वर्ग, तीसरा सिख वर्ग, क्लियर। जैसे मान लो मेरा कहने का ये मतलब है, अगर हिंदू 100 हैं, ठीक, और मुस्लिम 50 हैं,
और सिख भी 50 है। ये टोटल जनसंख्या है देश की। क्लियर। और मान लो हमें चुनने हैं कितने 20, मान लो हमें 20 संविधान सभा के मेंबर चुनने हैं, तो उसमें से 10 हिंदू लोगों के मेंबर होंगे, 5 मुस्लिमों के होंगे, 5 सिख के होंगे, है ना। अर्थात जितनी इन धर्म की जनसंख्या है उतने ही इनके लोग संविधान सभा में आएंगे, उस रेशियो में आएंगे। कहने का ये मतलब है, बस आपको इतना समझाना चाहता हूं कि जो संविधान सभा बनी थी उसमें धर्म के आधार पर भी प्रतिनिधित्व दिया गया था, है ना। क्लियर। ये 2 बात याद रखिएगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है पर समझ जाइएगा। आगे चलते हैं। फिर साथ में कहा कि भाई लोगों की नियुक्ति कैसे होगी। जैसे मान लो यूपी है, यूपी में मान लो 30 लाख जनसंख्या है, ठीक, मान लो 30 लाख जनसंख्या है, तो मतलब यूपी से कितने लोग जाएंगे संविधान सभा में? 3 लोग जाएंगे। तो सवाल है कि इन 3 लोगों की नियुक्ति कौन करेगा। तो ये कहा कि जो यूपी की विधानसभा होगी एक प्रकार से, उसी विधानसभा के लोग नियुक्त करेंगे। जैसे मान लो यूपी की ये विधानसभा है, ठीक है, तो यही विधानसभा के लोग इन 3 लोगों को नियुक्त करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि ये निर्वाचन जनता ने सीधे नहीं किया था। ये निर्वाचन कहाँ से हो रहा है? जो पहले से एक निर्वाचित समिति है या निर्वाचित संस्था है, उसी संस्था के लोग एकल संक्रमणीय समानुपाती विधि के द्वारा कर रहे हैं, है ना। आपको ये पता ही होगा ये मेथड, तो उसी के द्वारा ये नियुक्त हुए थे। ये बस थोड़ी जानकारी होनी चाहिए आपको संविधान के बारे में, मैं वो बता रहा हूँ। तो इस तरह कैबिनेट मिशन ने क्या कहा, एक तरीका बताया कि संविधान सभा कैसे बननी है। तो चलो ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 को आया था और उसने, ठीक, मई 46 में आया, उसने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के आधार पर अगस्त में चुनाव हुआ। अगस्त 1946 में, अगस्त 1946 में जब चुनाव हुआ तो टोटल 389 मेंबर चुने गए। और उसमें एक बात ये भी कही गई थी, कैबिनेट मिशन में एक बात ये भी थी कि रियासत से भी लोग आएंगे ये, लेकिन रियासत के लोगों का चुनाव नहीं होगा, उनको वहां का प्रमुख चुन के भेजेगा। जैसे हैदराबाद रियासत से अगर कोई आएगा तो हैदराबाद की रियासत का जो प्रमुख होगा वो चुन के भेज देगा किसी भी आदमी को, वो संविधान सभा में शामिल हो जाएगा। ऐसी बात थी। फिर मई 1946 की बात है कैबिनेट मिशन की, है ना। अगस्त 1946 में चुनाव हो जाते हैं। क्लियर। जैसे ही अगस्त 1946 में चुनाव होते हैं तो इस चुनाव में 296 सीटें कांग्रेस ले जाती है, ठीक। अरे यार एग्जैक्ट मुझे डेटा नहीं याद आ रहा, हाँ सॉरी, 296 नहीं 208 सीटें, और 73 सीटें कौन ले जाती है? मुस्लिम लीग। तो 208 सीटें कौन ले गई? कांग्रेस। और 73 सीटें मुस्लिम लीग ले गई। 2 बातें क्लियर हो गई आपको, है ना। और जो बाकी सीट थी वो रियासत की थी, ठीक है, जो बची बाकी संख्या वो रियासत की थी। तो इस तरह आपको समझना होगा अभी, ठीक। अभी इसमें कुछ चीज़ें आपको मैथ थोड़ी गड़बड़ हो रही होगी, क्योंकि अभी एक कमिश्नरी प्रांत होते थे, उस प्रांत के लिए भी कुछ सीटें निर्धारित की गई थी, लगभग 4, है ना। वो सब कंफ्यूज मत होइए, वो सब आप गणना मत करिए। बस इतना देखिए कि कांग्रेस की सीटें बहुत ज़्यादा थी और मुस्लिम लीग की सीटें बहुत कम थी। कांग्रेस 208 सीटें जीतती है और मुस्लिम लीग 73 सीटें जीतती है। तो जैसे ही मुस्लिम लीग को लगता है कि मेरे पास केवल 73 सीटें हैं, तो मुस्लिम लीग भड़क जाती है, क्योंकि उसे ये फील हो जाता है कि अब इस संविधान सभा में तो हमारी जनसंख्या ही कुछ नहीं है, हमारी संख्या ही इतनी कम है कि हम कोई डिमांड अपनी पूरी नहीं करवा पाएंगे। इस कारण वो इस संविधान सभा का विरोध कर देते हैं और इससे अपने आप को अलग कर लेते हैं। फिर 16 अगस्त को सीधे क्या कहते हैं? सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। अर्थात वो कहते हैं कि अब हम सीधे अपना हिंसा करके अपना पाकिस्तान ले लेंगे। और ऐसे ही वो 16 अगस्त को एक व्यापक हिंसा होती है जिसमें लाखों लोग मरते हैं पाकिस्तान की मांग के लिए। ये होता है, हाँ। तब भी स्थिति संभालने की कोशिश की जाती है। फिर आप देखते होंगे 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक होती है, फिर लगातार बैठक होती जाती है और उसके बाद अपना संविधान बनता है, जिसको हम 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से बना पाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा संविधान बनता है, काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमारा संविधान बनता है।
इस संविधान सभा से संबंधित कई सारी जो फैक्ट संबंधित जानकारियां मैंने अभी नहीं दी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, क्योंकि फैक्ट की मैंने एक अलग से क्लास बना के रखी हुई है ना, तो उसमें दूंगा। आज मैंने आपको ये बताया कि हम अपने संविधान तक कैसे पहुंचे। इससे संबंधित कोई भी सवाल अगर आपको पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम के ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आज की आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।